हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम उत्तर व्यवहारवाद को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने व्यवहारवाद को समझने की कोशिश की कि व्यवहारवाद जो राजनीति विज्ञान के अंदर एक नए तरह का सिद्धांत रहा, जिसके जो मुख्य नेता थे या फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म के नाम से डेविड ईस्टन या चार्ल्स मेरियम, इसके अंदर उनका मुख्य योगदान राजनीति विज्ञान के अंदर बिहेवियरल अप्रोच को लाने में रहा। और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टडी करने का जो तरीका बिहेवियरलिज्म से जो पहले वाली जो अप्रोच थी उससे काफ़ी भिन्न रहा। आपको बता दें, डायरेक्ट पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ऊपर बात करने की बजाय कि आज तक राजनीति विज्ञान के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर तीन तरह की अप्रोचेज को उसे स्टडी करना पड़ता है। फर्स्ट जो अप्रोच रही है प्लेटो एरिस्टोटल से लेके आज तक या 20 सेंचुरी के मिड 20 सेंचुरी तक रही है, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो प्लेटो और एरिस्टोटल की जो अप्रोच है जिसे हम परंपरागत सिद्धांत या ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाने जाते हैं, जिसके अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल, मोंटेस्क्यू या मैकियावेली या 20वीं शताब्दी से पहले जितने भी तरह के जो विचारक, कार्ल मार्क्स हो, हीगल हो, मोंटेस्क्यू हो, समझौतावादी हो, यूटिलिटेरियनिज्म हो या उपयुक्तावादी हो, किसी भी तरह के विचारक रहे, इनकी जो अप्रोच है परंपरागत रही है। सेकंड जो अप्रोच थी वो है जब दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर चार्ल्स मेरियम नाम का एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर या स्कॉलर्स पैदा हुआ चिंतन, जिसने ये समझा कि जो राजनीति विज्ञान की जो समस्याओं को हल करने का जो तरीका है एक परंपरागत तरीके से सही नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान की समस्या का एक नया तरीका या सिद्धांत इजाद किया, जिसका नाम बिहेवियरलिज्म के आधार पर रखा गया था। और कुछ एक समय के बाद, थोड़े समय के बाद, डेविड ईस्टन जिसने स्वयं व्यवहारवाद की स्थापना की थी या उस आंदोलन की शुरुआत की थी, उन्हें ये महसूस हुआ कि जो व्यवहारवाद के माध्यम से भी हम क्या है, जो राजनीति विज्ञान के अंदर या सोशल साइंस के अंदर जिस भी लेवल की जो समस्या है उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए 1969 के अंदर नए सिद्धांत की या पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो रिफॉर्मिस्ट स्टेप था या सुधारवादी जो चरण था, उसका नाम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के या उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ऊपर बात करने से जो पहले के जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको थोड़ा सा हम टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का रेलेवेंस जो राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म को तभी समझ पाएगा जब उसे थोड़ी सी जो समझ है, मतलब हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिटेल्स इसको समझा है, परंतु आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा उसको टच जरूर करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या है, एक संस्थागत इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता था, एक संस्था क्या किया जाता था, इसके अंदर विवेक को बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था और व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता था और समस्या के समाधान करने के जो उसके उपाय थे वो अपने विवेक के आधार पर इसके अंदर निर्णय लिए जाते थे। मतलब इसके अंदर मूल्यों को बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। इसके अंदर जो व्यक्ति का जो निर्णय होता था या उसका जो रैशनलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल से लेके मिड 20 सेंचुरी तक जितने भी जो थिंकर्स रहे हैं, चाहे आपका प्लेटो एरिस्टोटल को, फिर मोंटेस्क्यू हो जिसने सेपरेशन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया, मैकियावेली हो जिसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना था, उसके बाद समझौतावादी आए, हॉब्स, लॉ, रूसो, उन्होंने भी कहीं कहीं अपने विवेक का प्रयोग किया। हीगल है, हीगल बहुत बड़ा दार्शनिक, कार्ल मार्क्स है, या फिर या उसके बाद बाकी तरह के जितने भी विचारक रहे उनको सबको हम क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर काउंट करते हैं। परंतु चार्ल्स मेरियम या डेविड ईस्टन या फिर रॉबर्ट डेहेल, जिसके अंदर मुख्यतः ये जो जिन्होंने ये बात की कि राजनीति विज्ञान के अंदर आज के समय के अंदर जिस भी तरह की समस्या है उसका जो अध्ययन है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से करना सही नहीं है, क्योंकि इससे उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड के वॉर के बीच का जो समय था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंदर जो डेविड ईस्टिन ने एक नए अपने एसोसिएशन के अंदर जो इनका एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर एक भाषण दिया और अपने भाषण के अंदर ये कहा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच आज के समय के अंदर क्या है बहुत रेलेवेंट या उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर अंदर हमें क्या नए तरह की अप्रोच लाने की ज़रूरत है जो कि
समस्या का जो समाधान है क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा बल देती हो, उस पर इम्फेसाइज करती हो। इसके अंदर राजनीतिक समस्याओं का जो स्वरूप हो, राजनीतिक समस्याओं का स्वरूप क्या हो, इसके बारे में अनुमान या धारणा नहीं ली जाएगी, बल्कि फैक्ट को ध्यान रखा जाएगा। साइंस को या साइंटिफिक जो फैक्ट्स है उसको आधार माना गया, ना कि इसके अंदर कोई वैल्यू या किसी तरह के वैल्यू के ऊपर या धारणा के ऊपर या अनुमान के ऊपर कोई ध्यान नहीं, बल्कि एक फैक्ट्स के ऊपर या साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर ही ध्यान रखा जाएगा। ये इसके अंदर मुख्य रूप से बिहेवियरलिज्म की अप्रोच रही। मतलब इसके अंदर जो परंपरागत जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने का जो तरीका था, संस्थागत था या मूल्यों पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, विवेक पे ध्यान दिया जाता था, उसको इग्नोर करने की पूरी तरह से कोशिश की गई और ये समझा गया कि हम प्रत्येक ह्यूमन की जो बिहेव है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और स्टडी करने के बाद एक साइंटिफिक वे ऑफ एम्पेरिकल स्टडी के वे ऑफ जो आपका साइंटिफिक बेस हम क्या उसको उसके कंक्लूजन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। ये बिहेवियरिज्म था। परंतु थोड़े से समय के बाद डेविड ईस्टिन को या बिहेवियरिज्म के जो थिंकर्स हैं उनको ये एहसास हुआ कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको हम बिल्कुल बाईपास करते हुए, उसका बिल्कुल निगलेक्ट करते हुए, उसको रिजेक्ट करते हुए जो जिस तरह की हमने अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान के लिए या सोशल साइंस के लिए ईजाद की है, उससे भी समस्याओं का कोई खासा हल नहीं निकला जा रहा है और जो समस्या वैसे की वैसे ही आज भी बनी रही है। इसलिए 1969 के अंदर फिर से अमेरिकन साइंस एसोसिएशन के अंदर डेविड ईस्टन ने फिर से अपना व्याख्यान वार्षिक जो उनका प्रोग्राम रहता था उसके अंदर अपना व्याख्यान लेक्चर्स दिया और अपने लेक्चर्स के अंदर ये कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान के या सोशल साइंस के जो स्टडी करने का हमने तरीका अपना रखा है या समस्या को समाधान करने का जो हमने बिहेवियरिज्म के अंदर जो तरीका अपना रखा हुआ है अपने आप में नाकाफ़ी है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें क्या बिहेवियरलिज्म के अंदर भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और उसी सुधार का जो अगला चरण रहा उसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसको कि व्यवहारवाद का सुधारवादी चरण भी माना जाता है। आपको ध्यान रखना कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच और बिहेवियरलिज्म के जो अप्रोच है दोनों के जो कंपोनेंट है उसका मिक्सअप था। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच का जो वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया जाता था, विवेक पे ध्यान दिया जाता था या धारणा पे ध्यान जाता था, और जो हमारी बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच थी जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड को, साइंटिफिक आर्गूमेंट को, या जब समस्या घट जाती थी उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश की गई, जिससे पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा गया। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ये भी कहा गया कि जो हर एक देश काल की जो समस्या रहती है, हर एक दुनिया के मुल्कों की जो समस्या है वे अलग अलग तरह की रहती है और उनको जो सॉल्व करने का, उनको जो हल करने का जो तरीका है इन दोनों अप्रोचेज को मिक्सअप करके कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, कि हर एक जो देश है अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी अपनी समस्याओं के हिसाब से क्या है इसका क्या होगा अपना अपना देश अपने समस्या के हिसाब से काम करेगा, जिसके अंदर क्या उन्होंने रेलेवेंस बोला, एक्शन बोला और वैल्यू के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया। मतलब औचित्य, क्रिया और मूल्य की हर एक जो देश है वह अपने अपने नज़रिए के हिसाब से उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर खास करके जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से ये भी कोशिश की गई कि ना केवल इसके ऊपर क्या साइंटिफिक मेथड के ऊपर ध्यान दिया जाए, बल्कि जो एक इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी थी, इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी के माध्यम से भी समस्या के समाधान करने की उनसे अपील की गई। इसके जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो स्टडी करने का जो मेथड था ये काफ़ी ब्रॉड था, काफ़ी विस्तृत था। बिहेवियरलिज्म की अपेक्षा से इसके पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो समस्या का समाधान करने का जो तरीका था वो काफ़ी विस्तार इसका ब्रॉड था। इसके साथ साथ जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो अप्रोच थी इसका अपना एक पॉलिटिकल एंगल भी था या इसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का भी अपना एंगल था, क्योंकि 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी के अंदर जो क्या है मार्क्सिज्म की जो अप्रोच है या मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो दुनिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, या खास करके क्रिटिकल मार्क्सिज्म जो फ्रैंकफर्ट स्कूल 1953 के अंदर जो जर्मनी के अंदर शुरू हुआ था, या 1991 के अंदर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ जो कि समाजवादी देशों का एक बहुत बड़ा नेता था या जो कार्ल मार्क्स के विचारों का हिमायती था, जब उसका विघटन हुआ तो उसके बाद क्या पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी समाज और ऐसा राज्य जो कि हस्तक्षेप की नीति के आधार पर काम करता हो, ऐसा राज्य जो अपने देश के अंदर या राज्यों के ये कहा कि उसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, बाकी दूसरे किसी भी तरह का उसका काम नहीं है। इसलिए इसका जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अपने आप में एक पॉलिटिकल एंगल भी था कि जो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है, उसको काउंटर करने के लिए जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है ये भी एक जरिया रहा। इसके अंदर क्या है, इंपेरिकल स्टडी को या साइंटिफिक स्टडी, इसको दोनों को क्या है मिक्सअप किया गया और साथ में उत्तर व्यवहारवाद के अंदर क्या है, जो समस्या के समाधान का जो सिद्धांत है वह भी इसके अंदर खोजने की कोशिश की कि हर एक देश काल की जो समस्या है वह अलग अलग रहती है और उसका जो समाधान है हर एक देश काल और परिस्थिति के अनुसार भी अलग अलग तरीका रहता है। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हमें पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जानने की कोशिश की और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से पोस्ट बिहेवियरलिज्म को समझने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। थैंक यू।